आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही निजी और शक्तिशाली लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है द अनसाइलेंस्ड वॉइस। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहे एक व्यक्ति की आवाज है। सही कहा। और मुझे लगता है एक बात जो यहाँ समझनी बहुत जरूरी है वो ये कि ये कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जी। ये एक दस्तावेज है। दस्तावेज किस बात का? इस बात का कि आज के इस शोर भरे डिजिटल युग में जहाँ हर कोई विशेषज्ञ बना हुआ है, एक सच्ची अनुभव से निकली आवाज की ताकत क्या होती है। बिल्कुल। लेखक बताते भी हैं कि कैसे उनकी शारीरिक सीमाएं उन्हें सड़क पर उतरने या मंच पर खड़े होने या किसी विरोध का हिस्सा बनने से रोकती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कोई भी सीमा उनकी आवाज को खामोश नहीं कर सकती। हाँ। तो आज हम इसी आवाज की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें बोलने पर मजबूर करती है, और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ सच बोल देना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मदद है। और ये सवाल आज के समय में बहुत जरूरी है ना? हम सब जानकारी के एक समंदर में जी रहे हैं। हाँ, जहाँ सच और झूठ के बीच की लकीर बहुत धुंधली हो गई है। बिल्कुल। और ये लेख हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति बिना किसी संगठन या बड़े तामझाम के सिर्फ अपनी सच्चाई के दम पर गलत सूचना के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी कर रहा है। तो ये सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये आवाज की प्रामाणिकता के बारे में है। तो फिर चलिए इसी प्रामाणिकता को परत दर परत समझते हैं। लेखक अपनी बात एक बहुत ही दमदार लाइन से शुरू करते हैं। मैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जी रहा एक व्यक्ति हूं। ये पंक्ति मेरी पहचान नहीं, ये मेरी हकीकत है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इस पर रुककर सोचना पड़ा। पहचान और हकीकत में ये फर्क, ये क्यों इतना जरूरी है? ये फर्क ही मतलब सब कुछ है। देखिए, पहचान अक्सर वो लेबल होता है जो समाज हम पर लगा देता है, जैसे मरीज, विकलांग। बिल्कुल, बेचारा। ये पहचान आपकी क्षमताओं को सीमित कर देती है, लेकिन हकीकत एक वस्तुनिष्ठ सत्य है। लेखक कह रहे हैं, हाँ, मेरे शरीर की ये सच्चाई है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं उस लेबल को अपनी पूरी शख्सियत पर हावी नहीं होने दूंगा। अच्छा। ये अपनी कहानी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने जैसा है। अपने कहानी का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, एक दिलचस्प विचार है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर आपकी हकीकत आपको शारीरिक रूप से सीमित करती है, तो आप अपनी आवाज उठाने के लिए फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म क्यों चुनते हैं? आलोचक कह सकते हैं कि ये तो बस स्लैक्टिविज्म है, मतलब घर बैठे कुछ लिख देना। क्या इससे जमीन पर कोई फर्क पड़ता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और लेखक इसका जवाब सीधे तौर पर देते हैं। वे फेसबुक इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा खालीपन है, एक वैक्यूम। एक वैक्यूम? हाँ, और उस वैक्यूम को खतरनाक किस्म की गलत सूचनाएं भर रही हैं। स्रोत में 3 तरह की प्रमुख गलत धारणाओं का जिक्र है, और पहली वाली शायद सबसे क्रूर है। वो क्या है? ये धारणा कि इसका कोई चमत्कारी इलाज मौजूद है। ओ, चमत्कारी इलाज! ये तो हर मुश्किल बीमारी के साथ जुड़ जाता है ना? और ये किसी जहर से कम नहीं है। ये झूठी उम्मीद सिर्फ लोगों का पैसा और कीमती वक्त बर्बाद नहीं करती। जब वो उम्मीद टूटती है तो वो मरीज और उसके परिवार को भावनात्मक रूप से इस कदर तोड़ देती है कि शायद बीमारी भी उतना नहीं तोड़ती। लेखक इसी गहरे दर्द से लोगों को बचाना चाहते हैं। और दूसरी गलत धारणा, वो इसके ठीक विपरीत है। हाँ, बिल्कुल उल्टी, कि कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से निराशावाद है। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। ये लोगों से उनकी लड़ने की इच्छा ही छीन लेता है, उन्हें एक ऐसी गहरी खाई में धकेल देता है जहां वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। तो एक तरफ झूठी उम्मीद का आसमान है और दूसरी तरफ नाउम्मीदी की खाई। दोनों ही खतरनाक है। और तीसरी शायद सबसे आम है, अधूरी या भ्रामक जानकारी, जैसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स। हाँ, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, सुने सुनाए नुस्खे, या किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह जिसने कहीं कुछ पढ़ लिया हो। ये जानकारी अक्सर अच्छी नीयत से दी जाती है, लेकिन ये लोगों को सही रास्ते से भटका देती है। तो लेखक का मिशन इसी चक्र को तोड़ना है। हाँ, वे इन तीनों के बीच का रास्ता चुनते हैं, सच्चाई का रास्ता। न झूठी उम्मीद, न गहरी निराशा, सिर्फ वो जो सच है। ये बात तो साफ है कि उनका मकसद गलत जानकारी के इस चक्र को तोड़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विशाल और शोर भरी डिजिटल दुनिया में वो कौन सी सही जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उनकी आवाज सच में किसी तक पहुंचे और असर करे। उनकी रणनीति बहुत सधी हुई है। वो हर चीज पर बात नहीं करते। अच्छा। वो कुछ चुनिंदा विषयों पर ही फोकस करते हैं। सबसे पहले
वो सरल आम भाषा में समझाते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी असल में है क्या। अक्सर मेडिकल जानकारी इतनी जटिल और डरावनी भाषा में होती है ना? हाँ, कि एक आम इंसान उसे समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल, उसे सरल बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। एक तरह से जानकारी को लोकतांत्रिक बनाना। बिल्कुल सही शब्द। फिर वो इसके अलग अलग प्रकारों के बारे में बताते हैं और सबसे जरूरी बात, वो तथ्यात्मक रूप से बताते हैं कि मेडिकल साइंस आज सच में कहाँ खड़ा है। कोई बढ़ा चढ़ाकर दावे नहीं, कोई सनसनी नहीं। और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में? हाँ, अगर कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो वो उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ। एक चेतावनी? हाँ, वो कहते हैं ईमानदार और सीमित जानकारी। वो ये नहीं कहते कि ये ट्रायल सफल होगा ही, वो बस ये कहते हैं कि विज्ञान कोशिश कर रहा है। जब मैंने ये पढ़ा कि वो क्या जानकारी देते हैं तो वो मुझे महत्वपूर्ण लगा, लेकिन सच कहूं तो जो बात मेरे दिमाग में अटक गई वो ये थी कि वो क्या करने से साफ इनकार करते हैं। उनकी नहीं की सूची उनकी हाँ की सूची से ज्यादा शक्तिशाली लगी मुझे। और आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर कोई कुछ बेच रहा है, कोई कोर्स, कोई प्रोडक्ट, कोई विचार, सही बात है, वहां विश्वसनीयता बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका ये बताना है कि आप क्या नहीं करेंगे। लेखक ने 3 बहुत स्पष्ट सीमाएं खींची हैं और यही उनकी आवाज की नींव है। और वो 3 सीमाएं क्या हैं? पहली, वे कभी ये दावा नहीं करते कि कोई इलाज है। ये बहुत हिम्मत की बात है क्योंकि उम्मीद बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है। दूसरी, जो इसी से जुड़ी है, वे झूठी उम्मीद नहीं देते। और तीसरी, जो शायद सबसे अहम है, वे पैसे नहीं मांगते। ये तीसरी बात, ये उन्हें हजारों लोगों से तुरंत अलग कर देती है। हाँ, क्योंकि जैसे ही पैसा बीच में आता है, नियत पर सवाल उठने लगता है ना? बिल्कुल। उनका पैसे ना मांगना एक घोषणा है कि उनका मकसद पूरी तरह से साफ है। वो कोई संगठन नहीं चला रहे, उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए, उन्हें कोई आर्थिक लाभ नहीं चाहिए। उनका एकमात्र